हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो ये लेक्चर होने वाला है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम पीवाईक्यूज 2005 से 24 तक, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू और नॉर्मलाइजेशन के ये पीवाईक्यूज होंगे। बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं है, 6 से 7 पीवाईक्यूज है, एंड इसके बाद हम बाकी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, उस क्वेश्चन में बोला गया है द वेव फंक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इज। वेव फंक्शन जो है वो गिवन है किससे? उस वेव फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है 3/551x एंड 4/552x 552x। ये हमें वेव फंक्शन की वैल्यू गिवन है ना, जो मैंने इसमें रेक्टेंगल में बंद की है। 51x एंड 52x आइगन फंक्शन है, और इनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या निकालना है? एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट फाई। हमें इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है ना, मीन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए प्रैक्टिस के अंदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। करना कैसे है आपको? इसकी जो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप कैसे लिख देंगे? वो लिख देंगे P1 E1 और इक्वल्स टू P2 E2। ठीक है, P1 E1 और P2 E2। तो P1 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 1 और P2 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2। तो P1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? C1 स्क्वायर। C1 स्क्वायर मतलब ये जो कांस्टेंट है, ये वाला जो कांस्टेंट है, इसका आपको स्क्वायर करना है। इसी तरह से ये हो जाएगा P2 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2। तो C1 स्क्वायर यानी कि 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9/25। सिमिलरली आप निकाल लेंगे P2, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी C2 स्क्वायर, और C2 स्क्वायर मीन्स 16/25। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी? 16/25। नाउ वी हैव बीन गिवन कि E1 जो है, E1 जो वैल्यू है वो है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 जो वैल्यू हमें गिवन है, E2 वैल्यू वो है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है? -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो E की जो वैल्यू है P1 कितना हो गया? 9/25, और आपने वैल्यू रख दी एनर्जी की, तो ये हो गया -1। देन उसके बाद +16/25, और यहाँ पर वैल्यू रख दी कितनी? -2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -9/25, और ये हो जाएगा -32/25। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 41/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 41/25, विच इज ऑप्शन ए। तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है तो इसको आराम से कर ले जाएंगे, अदरवाइज फिर बड़ा करते चले जाएंगे। मतलब पहले आप इसका, अगर आप इसको ब्रैकेट नोटेशन से करेंगे तो पहले इसका कैट नोटेशन बनाओगे, फिर ब्रा नोटेशन बनाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले क्यों है? तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है एक हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम बीम है, उसके लिए जो वेव फंक्शन है वो हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ जो वेव फंक्शन है वो
पोजीशन और टाइम दोनों के रेस्पेक्ट में है। ये जो इतना बड़ा सारा सवाल है जिसमें आपको टाइम और पोजीशन दोनों के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन दिया गया है, ये सब हवाबाजी है। सिंपल सा सॉल्यूशन निकलने वाला है, ये डराने के लिए इतना सब कुछ लिखा हुआ है। E1 और E2 जो है उसकी एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की, है ना? कौन सी स्टेट की है? ग्राउंड स्टेट की और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट की और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है? एंड psi1r एंड psi2r तो उसके वेव फंक्शन है, देयर वेव फंक्शन रेस्पेक्टिवली। द बीम इज इंसिडेंट ऑन अ डिटेक्टर विच मीजर्स देयर एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब हालांकि हाइड्रोजन एटम अब तक हमने पढ़ा नहीं है, इसी तरह से हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर भी नहीं पढ़ा है, परंतु ये कुछ चीजें आपको याद भी रख के चलनी पड़ेगी। चाहे जब मैं आपको हाइड्रोजन एटम या हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा तो वहां पर जो उनकी एनर्जी की वैल्यूज आएंगी, हम आइगन वैल्यूज भी कहते हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेट एक्साइटेड स्टेट की हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी वैल्यू है, जिसको हम आइगन वैल्यू बोलेंगे, वो आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा भी यहाँ पे, पर मैं आपको ये फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूँ। फ्यूचर में जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनके लिए याद होनी चाहिए ये वैल्यू। अगर याद होंगी तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ये अटकेंगे क्वेश्चन। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की सबसे पहले ग्राउंड स्टेट एनर्जी की आइगन वैल्यू के लिए बात करूं, तो फॉर ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू होती है ई नॉट, वो ई वन वो लिखी जाती है किससे? ई नॉट से। और इसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि E2, उसको लिखा जाता है किससे? माइनस ई नॉट अपॉन 4 से। तो ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। इसी तरह से सेकंड में आएगा ई नॉट अपॉन 9 आ जाएगा। हमें यहाँ क्या निकालना है? एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी का मतलब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो ई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी P1 E1 और ये क्या हो जाएगा? P2 E2। अब आपको पता है कि P1 आपको कैसे निकालना है? P1 आपको जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर कर देना है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देना है। तो कांस्टेंट कौन है यहाँ पर? √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3/4। इसी तरह से P2 आपको निकालना है, तो P2 कैसे निकालोगे? ये जो है 1/2, इसका आपको स्क्वायर कर देना है, तो ये 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 1/4। तो यहाँ से अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो P1 E1, तो P1 की वैल्यू कितनी है? 3/4। E1 की वैल्यू कितनी है? माइनस ई नॉट। सिमिलरली P2 की जो वैल्यू है वो है 1/4 और E2 की जो वैल्यू है वो है माइनस ई नॉट बाय 4। तो हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास बनेगा -3 ई नॉट अपॉन 4 और ये बन जाएगा माइनस ई नॉट अपॉन 16। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना? 16 और ये हो जाएगा -12 ई नॉट और इधर बनेगा माइनस ई नॉट। तो ओवरऑल आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा -13 ई नॉट अपॉन 16। आंसर हमारे पास आ जाएगा -13 ई नॉट। एक बार चेक कर लेना भाई, 4 और इंटू 3 12, ये 4, एक मिनट रुको, 4 16, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 -1, तो आंसर आ जाएगा -13 ई नॉट अपॉन 16। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ द नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स इज गिवन बाय। वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो उसका वेव फंक्शन है वो हमें गिवन है, साई एक्स इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 से लेके और 1 तक। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हमें दी हुई है। तो फॉर नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है, हम क्या लिखते हैं? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाता है साई स्टार साई और डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन को ब्रेक कर दो, तो एक बार कर दो माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, उसमें फंक्शन डिफाइन नहीं है, जीरो हो जाएगा। फिर -1 से 1 कर देंगे, वहाँ डिफाइन है, और फिर 1 से इनफाइनाइट कर देंगे, वहाँ पर भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो साई स्टार, ये -1 है, से लेकर साई डी एक्स, फिर इसको मैं ब्रेक कर दूंगा -1 से 1, ये साई स्टार साई डी एक्स, फिर वापस से इसको ब्रेक कर दूंगा मैं कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये हो जाएगा साई स्टार साई डी एक्स और ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये जो है ये अप्रोच कर रहा है 0 को और ये जो है ये भी अप्रोच कर रहा है 0 को, या 0 है क्योंकि ये डिफाइन नहीं है तो ये 0 हो गया। मैं वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकाल ली? -1 से 1 तक। और फंक्शन की वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा? वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -1 से 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल्स टू 1।
ये इवन फंक्शन है ना? कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन ये कैसे है? यदि मैं साई माइनस एक्स रख रहा हूं तो भी क्या मिल रहा है? साई एक्स मिल रहा है। इवन फंक्शन है तो हम लिमिट इसकी हम चेंज कर देंगे। इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो ये बनेगा 2a², ये हो जाएगा 0 से 1, और यहाँ पर बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2a², और 0 से 1 इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2x², ये हो गया डी एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया 2a², ये बन जाएगा कितना? x, प्लस ये हो जाएगा x पावर 5/5 माइनस ये हो जाएगा 2x³ और लिमिट 0 से 1 इक्वल्स टू 1। ये बनेगा 2a², यहाँ हो गया 1 प्लस 1/5 माइनस ये हो गया 2/3 इक्वल्स टू 1। ओवरऑल सिंप्लीफाई किया तो 16/15a² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी? 15/6। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। इसकी वैल्यू आ गई a की, √15/16 विच इज ऑप्शन ए। हमारे पास जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15/16, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो ठीक वैसा ही है जैसा इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था हाइड्रोजन बीम वाला। क्वेश्चन में हमें 2 स्टेट तक वेव फंक्शन दिया हुआ था, उसकी ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक वेव फंक्शन दिया हुआ था। अभी इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक लिखा हुआ है, बाकी वही सेम हमें इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ आइगन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक की आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। हालांकि हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे हम, वहां पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं, है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर बाउंड स्टेट के जो केस आएंगे वहां पर इनको आपको इन एनर्जी आइगन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब इसको सॉल्व करें। तो जैसा कि मैंने कहा आपको 3 स्टेट तक की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहली स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि जो E0 की वैल्यू होगी वो ली जाएगी E0, देन उसके बाद E1 की वैल्यू ली जाएगी E0/4, और उसके बाद E2 की जो वैल्यू ली जाएगी वो ली जाएगी -E0, और वो कितनी हो जाएगी? 9। ये वैल्यू हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आइगन वैल्यू। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी के लिए फंक्शन का जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, उसको स्क्वायर करते जाओ। यहाँ 1/√14 है तो ये हो जाएगा 1/14, ये हो जाएगा √2/7 का 2/7, और ये हो जाएगा 3/√14 का 9/14। ये ध्यान रखना 9/14 बनेगा। तो ये बनेगा 1/14, यहाँ पर ये बनेगा 2/7, और यहाँ पर ये बनेगा कितना बनेगा? ये बनेगा 9/14। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि P1 E1, तो यहाँ हो जाएगा P0 E0 या P1 E1 भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा P1 E1 और ये हो जाएगा P2 E2। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा, इसको नॉट लिख लो, इसको 1 लिख लो और इसको 2 लिख लो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -E0/14। फिर इसके बाद ये वैल्यू रखनी है तो यहाँ से हो जाएगा -E0/4 इंटू 2/7। तो फिर यहाँ से हो जाएगा -E0/9 इंटू 9/14। तो हम सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3E0/14। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई जो हमें क्वेश्चन दिया है। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ लीनियर ऑपरेटर O एक्स ऑन 2 ऑर्थोनॉर्मल स्टेट ऑफ सिस्टम psi1 एंड psi2 एज पर फॉलोइंग। ठीक है, एज पर फॉलोइंग। उसके बाद O psi1, जब psi1 के ऊपर ऑपरेटर को अप्लाई किया जाता है तो psi2 मिलता है। इसी तरह से psi2 के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ऑपरेटर को हमें ये वैल्यू मिलती है। अ सिस्टम इज इन सुपरपोज स्टेट डिफाइंड बाय साई। साई जो फंक्शन है वो साई और psi2 से मिलकर बना फंक्शन है, और वो ये फंक्शन है। हमें पूछा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ O इन द स्टेट। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है O की इन द स्टेट साई। कैसे करना है? यानी कि हमें वैल्यू क्या निकालनी है? सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, तो हमें ये निकालना है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का मतलब है हमें ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। O की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो ये फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो फंक्शन है उसको आप
किसमें, ब्रैकेट नोटेशन में आपको लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट नोटेशन में लिखोगे इसको तो ये एक तरह से क्या बनेगा, ये यहाँ से अगर मैं इसको कैट नोटेशन में लिखूँ, सबसे पहले तो मैं इसको कैट नोटेशन में आपको लिख के दिखाऊँ, तो कैट नोटेशन जो इसका बनेगा, इसका जो कैट नोटेशन बनेगा वो बनेगा 1/√2 और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साई 1, ये साई 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 और ये क्या हो जाएगा साई 2। अब इसका मैं ब्रा नोटेशन लिखूंगा, तो ब्रा नोटेशन जो इसका बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से ये लगा लेना है यहाँ पर, ये बनेगा इस तरह से, तो ये बनेगा इस तरह से साई 1 और ये 1/√2, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आयोटा है, तो ये माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा साई 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आयोटा अपॉन √2। ठीक है, तो अब ये फंक्शन को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, यानी कि मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, पहले को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। अब मैं ये जो ब्रैकेट नोटेशन मैंने बनाए हैं, ये वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये साई 1 और ये 1/√2 माइनस ये हो जाएगा साई 2 और ये आयोटा अपॉन √2, ये हो गया ओ, और उसके बाद ये वाली वैल्यू लिख दो, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो गया साई 1 और उसके बाद ये हो गया प्लस और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा अपॉन √2 और ये हो जाएगा साई 2। इन चीज़ों को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आप कॉन्शियस करके रह के चलना, क्योंकि साइन थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो एक पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कराओ, तो साई 1 को इसके साथ करा दो, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लो, बड़ा कर दो इसको, साई 1 को पहले किसके साथ करा दो, साई 1 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा 1/2 और फिर साई 1 ओ और साई 1 ओ, ये ओ ऑपरेटर है, इसको ध्यान रखना, इसको हटाना नहीं। फिर यहाँ से साई 1 को किससे कराना है, इस आयोटा वाले से, तो ये बन जाएगा क्या, प्लस आयोटा अपॉन √2, आयोटा अपॉन 2 बन जाएगा, है ना, √2 से √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोटा अपॉन 2, आयोटा अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाएगा साई 1 ओ और ये हो जाएगा साई 2 के बाद ये साई 2 वाले को ऑपरेट कराना है, तो साई 2 ये माइनस साइन है, यहाँ पर आएगा आयोटा माइनस का और अपॉन ये बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा साई 2 ओ और ये हो जाएगा साई 1 और उसके बाद फिर इसको माइनस वाले को इसके ऊपर अप्लाई कराना है, तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वैल्यू देगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा साई 2, ये हो गया ओ और इसको फिर से ऑपरेट करा दिया हमने किसके ऊपर, साई 2 पे। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन ऑर्थोगोनल की मत लगा देना, क्योंकि हमें जो साई 1 के ऊपर ऑपरेटर ओ ऑपरेट करा के उसकी वैल्यू गिवन है, हमें गिवन क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिवन है ये हमें कि जब मैं ओ को ऑपरेट करा रहा हूँ किसके ऊपर, साई 1 के ऊपर, भाई इसका मतलब यही तो है ना कि ओ को ऑपरेट करा रहा हूँ साई 1 के ऊपर, तो क्या मिल रहा है, साई 2, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ फंक्शन बन जाएगा साई 2, यानी कि ओ साई 1 जब लिखा होगा ये कैट में, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, साई 2। इसी तरह से जब मैं ओ साई 2 लिख रहा हूं तो यहां से क्या बन रहा है, यहां से हमारे पास बन रहा है 1/√2 साई 1 प्लस साई 2, ये चीज क्या बन के आ रही है, ये आ रही है 1/√2 साई 1, ये √2 है, तो यहाँ पर भी क्या है 1/√2 और साई 2। मेरा कहने का मतलब है जहां पर ओ साई 2 लिखा होगा, यानी कि ओ साई 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/√2 साई 1 प्लस 1/√2 साई 2। फिर हम इस पे कंडीशन लगा देंगे नॉर्मलाइजेशन की और ऑर्थोगोनलिटी की या ऑर्थोनॉर्मल की। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/2 तो यूनिवर्सली बाहर आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2 हर जगह से बाहर आ जाएगा, 1/2 तो मैंने निकाल दिया बाहर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साई 1 लिखा हुआ है, अब ये ऑपरेटर को ऑपरेट करा रहे हैं ओ साई 1 क्या दे रहा है, साई 2, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, साई 2, ये साई 2, ठीक है, ये तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ये तो खत्म होने वाला है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड क्या बन रहा है हमारे पास, उसके बाद क्या बन रहा है हमारे पास, आयोटा अपॉन 2 तो बाहर ले गए, ये बन गया आयोटा, तो ये बन गया क्या, आयोटा, तो ये तो आयोटा है। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है साई 1, हाँ जी, उसके बाद आपने ऑपरेट कराया किस पे, साई 2 पे, तो वो साई 2 की वैल्यू क्या है, 1/√2 साई 1 प्लस 1/√2 साई 2, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा 1/√2 साई 1
ये 1 है, √2 है ये, प्लस 1/√2 और ये कितना हो जाएगा साई 2। इसके साथ हमें इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसको √2 लिख लो, ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो ये क्या है, ये √2 है, ये √2। ये पार्ट तो हो गया सॉल्व। उसके बाद कौन सा वाला कराना है, ये माइनस, तो माइनस आयोटा बाई 2, तो माइनस आयोटा 2 तो बाहर चला गया, ये कितना है, ये है साई 2, ओ साई 1, ओ साई 1 की वैल्यू कितनी है, साई 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साई 2 आ जाएगा। देन उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है 1/2 बाहर चला गया, साई 2 ओ साई 2 की जगह सेम वही कहानी। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा साई 2 और ये क्या है 1/√2, ये है साई 1 प्लस 1/√2, ये कितना है साई 2। अब इसको सिंप्लीफाई कराना है हमें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/2, ये हो जाएगा ऑर्थोगोनल, ये हो गया 0। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा आयोटा 1/√2, इसको पूरे को सिंप्लीफाई करा रहा हूँ, प्रोडक्ट कराना है इसका, तो ये बनेगा आयोटा इंटू 1/√2, ये बनेगा साई 1 और साई 1, एक तो ये बन गया, फिर ये बनेगा आयोटा अपॉन √2, आयोटा अपॉन √2, ये बनेगा साई 1 और साई 2, यानी कि ये ऑर्थोगोनल होने वाला है, 0 हो जाएगा। ये माइनस आयोटा, ये कितना हो गया साई 2 और साई 2, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी। अब ये वाला बच गया, ये वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 1/√2, ये हो गया साई 2 साई 1 और ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा साई 2 और साई 2। अब देखो साहब, ये कंडीशन हो गई नॉर्मलाइजेशन की, तो ये 1/√2 2si, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/√2, ये हो गया नॉर्मलाइज, ये हो गया ऑर्थोगोनल, ये हो गया नॉर्मलाइज, ये हो गया ऑर्थोगोनल और ये हो गया नॉर्मलाइज। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0। इसी तरह से ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0। आपके पास क्या बचेगा, ये बच गया माइनस आयोटा, फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया +1, ये नॉर्मलाइज है ना, ये बच गया +1/√2, ये बच गया +1/√2। अब कॉमन निकल रहा है इसमें से बाहर कुछ, तो कॉमन क्या निकल रहा है, √2 और कॉमन निकल रहा है, तो 1/2√2 मैंने बाहर ले लिया। √2 बाहर लूंगा तो यहाँ पर मेरे को लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, √2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि √2 मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर बन गया आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा √2 और ये हो गया +1। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/2√2, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाहर आ गया 1 माइनस √2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE जैम की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT जैम के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप
आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।